Good morning, ninth class. Welcome everyone. This is our final part. Okay, ये हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो, हमने चेंज ऑफ स्टेट देखा था जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वापस कम करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा, गैस वापस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, जितना अपन टेम्परेचर कम करेंगे। ओके, अब प्रेशर चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर के चेंज होने से, ठीक है। तो उसका इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर का मतलब किसी भी सरफेस पर, किसी एरिया पर जो फोर्स लगाते हैं अपन, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ओके जी। द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो अलग अलग स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, तो उनमें अपन डिफरेंस कैसे करेंगे कि इनके अंदर जो पार्टिकल हैं उनके अंदर की जो डिस्टेंस है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है, उसी पे बेस्ड हम इनको डिफरेंस कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनमें बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल होते हैं उसमें सॉलिड से ज़्यादा डिस्टेंस होती है, लिक्विड गैस के पार्टिकल से कम होती है, लेकिन गैस के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है ना। तो इनसे हम कर सकते हैं। तो जब किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके गैस के पार्टिकल को प्रेशर दे के पास पास में ले आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड के पार्टिकल को तो अपन प्रेशराइज कर नहीं सकते, वो असंपीड्य होते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते। तो प्रेशर से सॉलिड में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गैस को कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। तो देखते हैं, इसको हटा देते हैं। what will happen when we start putting pressure and compress a gas। जब किसी गैस को अपन कंप्रेस करेंगे, लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। जब हम कभी भी प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर तो वो लिक्विफाई हो जाता है, वो लिक्विड के अंदर के चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। और अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, उसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने से तो गैस बना, लेकिन डिक्रीज करेंगे मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कब करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट पर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। तो वो ऐसे नाम पूछेंगे डायरेक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस नेम इज फ्यूजन। ओके, फिर लिक्विड को और टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। नाउ अब कई बार क्या होता है, हमने एक और एक्स्ट्रा फैक्टर देखा था कि सॉलिड को जब टेम्परेचर हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, वो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। तो उसका नाम हमने क्या दे दिया था, सब्लिमेशन। और जब गैस डायरेक्ट वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या हो रही है, वो डिपोजिट हो रही है, तो इसका नाम दे दिया हमने डिपोजिशन। कब होगा, जब गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। ये किसी में होता है। फिर अब उल्टा प्रोसेस लेते हैं, जब गैस का टेम्परेचर कम करेंगे, इसको हटा देते हैं एक बार। जब टेम्परेचर गैस का कम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस्ड हो रही है गैस तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करने को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, इसी के नाम पर है। चलो, तो ये 6 प्रोसेस है, इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो प्रेशर अपन ने अभी देखा था प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या है वो सब देखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है, नॉर्मली इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, एटीएम जिसको शॉर्ट में लिखते हैं, इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। किसी गैस के द्वारा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस
हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी और ऑब्जेक्टों के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो उनके जो प्रेशर से गैसों के प्रेशर से जब अपन मेजर करते हैं उसको, तो उसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर। ओके, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। साथ ही में जो नॉर्मल हम लेबोरेटरी वगैरह में कहीं यूज करते हैं प्रेशर की यूनिट, तो वो पास्कल होती है। अब एटमॉस्फेयर और पास्कल के अंदर क्या रिलेशन हो गया, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। 1.01 इंटू 10⁵, मतलब वो 10,000 टाइम ज़्यादा होता है पास्कल एटमॉस्फेयर से। ओके, 1 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर है, एयर के कारण जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पर जो एयर का प्रेशर है, सी लेवल जहाँ पर समुद्र तल का, हमेशा देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वाटर का लेवल है वो सी लेवल के एग्जैक्टली इक्वल रहता है। ठीक है, तो सी लेवल के ऊपर अगर कोई गैसों का जो प्रेशर लगता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो एक अच्छा सा टॉपिक है इवेपोरेशन, उसको देखते हैं। हमने पहले पढ़ा था वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है? वेपोराइजेशन कब होता है? जब अपन हीट देते हैं किसी लिक्विड को और वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। ठीक है, तो उसका फिक्स पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। ठीक है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, वाटर वेपर के अंदर, तो वो वेपोराइजेशन हुआ। लेकिन जो लिक्विड है वो कंप्लीटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार अपन जैसे देखते हैं किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं तो थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है ना। तो जो उसके अपर सरफेस पे जो पार्टिकल हैं वो उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एनर्जी को, नॉर्मल एनर्जी को गेन करके वो कन्वर्ट हो जाना, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में जब कुछ पार्टिकल एनर्जी गेन करके हायर लेवल पर या वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो शायद आपको समझ में आ जाएगा वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। इसकी फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर नहीं है वेपोराइजेशन का। ठीक है, जैसे उसमें होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड से गैस में वेपर्स के अंदर चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाला कि इवेपोरेशन किस वजह से बढ़ता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम लिक्विड को इसके अंदर था, ठीक है, एक वेजल के अंदर था, इसमें इसकी हाइट इतनी थी क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। जब इसको इस तरह से बड़े से बर्तन के अंदर डाल देंगे तो इस बर्तन के अंदर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, आसानी से हीट वर्क कर सकती है, तो इसका वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सरफेस इवेपोरेशन बढ़ता है। ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी आसपास ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी की आसपास जो एनवायरनमेंट है उनके अंदर वाटर का जो पार्टिकल है, वाटर के पार्टिकल है वो ज़्यादा होना। तो वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। नाउ और किस वजह से इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोराइजेशन भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो इवेपोराइजेशन को
अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कैसे, है ना। सरफेस एरिया बढ़ाने से कैसे होता है, देखो, वी नो दैट द इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस का एक घटना है, सरफेस पर होती है ये। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, while putting clothes for drying up we spread them out। हाँ, तो इसका कॉमन एग्जांपल हम लोग करते हैं रोजाना के कपड़े वगैरह धो के, वैसे ही बिना फैलाए हुए तो अपन सुखाते नहीं, उसको फैला के सुखाते हैं ताकि हर एक सरफेस, उसका जो कपड़े का सरफेस है वहां से इवेपोरेट होके जो वाटर है वो उड़ जाए आसानी से। तो उसको गुथ के तो नहीं रखते, उसको फैला देते हैं ना, फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और आसानी से सूख जाते हैं कपड़े। An increase of temperature, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। जब अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पार्टिकल को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो इसलिए उनका जो इवेपोरेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वही उसकी क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक किसी फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो उसके अंदर हवा में एक फिक्स अमाउंट तक ही वाटर वेपर रह सकते हैं। किसी फिक्स टेम्परेचर पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो उस पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उतनी ही रह सकती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है ना। तो ह्यूमिडिटी वाटर वेपर कब हो जाएंगे ज़्यादा, जब अपन टेम्परेचर कम करेंगे, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा तो ह्यूमिडिटी उतनी रहेगी, तो उस वक्त जो इवेपोरेशन रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा का मतलब उस टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर है वो बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो इवेपोरेशन की जो दर है वो घट जाएगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की स्पीड जब बढ़ती है तो जल्दी इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। जैसे हवा क्लोथ वगैरह सुखाते हैं तो ज़्यादा हवा होती है तो आसानी से सूख जाते हैं, उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे, जब हवा वाला दिन होता है तो वहाँ पे कपड़े ज़्यादा आसानी से सूख जाते हैं। विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग। तो जो पार्टिकल है क्लोथ के अंदर हवा की तेज स्पीड होने के कारण उसके साथ में वो चले जाते हैं, इसकी वजह से वेपोराइजेशन रेट बढ़ जाती है। ओके, अब एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि इवेपोराइजेशन से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कूल हो जाता है, आसपास की चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। जब वाटर वेपर कहीं से वाटर को बाहर निकालते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को गेन करके, किसी भी बॉडी की एनर्जी को गेन करके बाहर ले जाता है, तो वो जो बॉडी की हीट थी वो हीट कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे कोई घड़ा है इन एन ओपन वेसल, या कोई खुला बर्तन है, द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, किसी बर्तन के अंदर पानी को रख दो तो जब अपन घंटों पर उसको रखेंगे तो उसके अंदर पानी कम हो जाएगा अगर खुले के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो सन का टेम्परेचर है उसमें इवेपोरेशन होता रहता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो आसपास की जो एटमॉस्फेयर है उसमें से एनर्जी को लेते रहते हैं, जो इवेपोरेशन के दौरान उनकी एनर्जी लॉस हो गई है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, और इस वजह से जो आसपास की जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है या हीट है उसको, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से हमारा जो आसपास का एरिया है वो ठंडा हो जाता है। What happens when you pour some acetone
एसीटोन नॉर्मली हमको नेल पॉलिश के अंदर मिल जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर, नेल पॉलिश के अंदर नहीं होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो यूज़ करते हैं आसानी से। तो उसको अगर हम अपनी हथेली के अंदर, पाम बोलते हैं हथेली, उस पर रखते हैं तो वो हमको ठंडा क्यों फील होता है, क्या होता है उसको? तो क्या होगा, द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जब हम अपनी हथेली के ऊपर एसीटोन को रखते हैं तो वो एसीटोन हमारी हथेली के अंदर से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट होगा तो हमारी जो पाम का जो एनर्जी है, टेम्परेचर है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ठंडा महसूस होता है। आफ्टर अ हॉट सन्नी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। जब ऐसे गर्मियों के दिनों में लोग बाग ऐसा करते हैं, क्या ऊपर छत बहुत गर्म हो जाती है, तो छत गर्म हो जाती है शाम के वक्त, वो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं ताकि पानी की इवेपोराइजेशन से उनके अंदर जो हीट है वो अब्जॉर्ब होके बाहर चली जाती हैं और नीचे का जो माहौल है वो ठंडा रहता है। ठीक है। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथेज इन समर? गर्मियों के अंदर हमको कॉटन के कपड़े क्यों पहनने का बोला जाता है? क्योंकि गर्मियों के अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रेस्पायर करते हैं, मतलब हमारा पसीना ज़्यादा निकलता है, क्योंकि गर्मी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एनर्जी गेन करके बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म की वजह से ऐसा होता है। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड है वो आसपास के सरफेस से या फिर हमारी बॉडी से एनर्जी को गेन करता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। The heat energy equal to latent heat of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। तो latent heat के बराबर जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है वो वेपोरेट होने के लिए, वही एनर्जी अब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी को कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। अब कॉटन के क्लोथ क्या करते हैं? कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में आसानी से उसके अंदर से वाटर इवेपोरेट भी हो जाता है, वो उसको सोक करके नहीं रखता, आसानी से सूख भी जाते हैं। तो हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर। तो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करके उसको एटमॉस्फेयर के अंदर भी इवेपोरेट कर देता है फॉर इजी इवेपोरेशन। तो इस वजह से कॉटन क्लोथेज हमको कूल रखते हैं, इसलिए गर्मियों में हमको कॉटन के क्लोथेज पहनने चाहिए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? कभी कभार आपने देखा होगा किसी बर्तन के अंदर जब फ्रिज का पानी रखते हैं या फिर बर्फ रखते हैं तो उसके आसपास में क्या होगा कि छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट बाहर से जम जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो लीक हो के बाहर आ गया हो, वो क्या हुआ उसके अंदर कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर थे वो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से गैसियस से वापस किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड के अंदर, और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से वो उसके ऊपर जम गए। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जो ठंडी ग्लास है पानी की, लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जो हमको वाटर के ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देते हैं। चलो, हमने आज तक जो पढ़ी थी 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने 2 और स्टेट के बारे में बात की है, जिक्र किया है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। चलो उनको देखते हैं अच्छे से, क्या होती है ये स्टेट। पहले देखते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में, ठीक है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, एक ऐसी स्टेट जिसमें पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड को जब अपन हीट देते हैं तब वो एनर्जेटिक होते हैं, वो
अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और फिर जब लिक्विड को और ज़्यादा हीट देते हैं तो एनर्जी को लेके वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड। लेकिन ऑलरेडी जो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में हैं, बहुत एनर्जी भरी रहती है उनके अंदर, तो वैसी स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये एक्चुअली आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म, गैसियस फॉर्म में ही रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल अट्रैक्ट रहते हैं तो वो एनर्जेटिक रहते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में रहेंगे। आयोनाइज्ड का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे या नेगेटिव फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि Na+ हो गया तो ये आयन है, तो आयोनाइज्ड फॉर्म में गैस रहती है। जैसे नियॉन गैस है, नियॉन गैस को अपन ट्यूबलाइट के अंदर भर के रखते हैं, तो ट्यूबलाइट जब एनर्जी देते हैं उसको, तो वो गैस आयोनाइज होने के कारण अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती है, तो वो जो ट्यूबलाइट के अंदर स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइंस बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से बने होते हैं। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। हीलियम और नियॉन गैसें ये यूज की जाती है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट। जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होने की वजह से वो प्लाज्मा स्टेट में चेंज हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और इस चार्जिंग की वजह से प्लाज्मा को ट्यूब के अंदर ग्लो करने देता है, प्लाज्मा स्टेट ग्लो करने लगती है। द प्लाज्मा ग्लो विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब वो किस कलर से ग्लो करेगी वो उसके अंदर की गैस पे डिपेंड करता है कि गैस कैसी है, ठीक है। द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। अब जो सूर्य है या दूसरे तारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी किस वजह से ग्लो करते हैं कि उसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होती है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। अब स्टार्स और सन की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो वहाँ पर एलिमेंट है, गैस वगैरह है, तो वो आसानी से आयोनाइज्ड हो जाती है, और आयोनाइज्ड गैस में प्लाज्मा स्टेट होती है, ठीक है, तो आसानी से प्लाज्मा स्टेट आ जाती है वहाँ पे। अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नेक्स्ट, उसके बारे में देखते हैं। तो ये खोजी किसने थी पहले ये देख लेते हैं। बॉस आइंस्टाइन, सत्येंद्रनाथ बॉस तो हमारे इंडिया के हैं, और अल्बर्ट आइंस्टाइन सब जानते ही हैं। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेट के लिए इन्होंने बहुत सारी कुछ कैलकुलेशन की। कब की बात है ये? 1920, अभी हाल ही की बात है, ठीक है। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। अब जब उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को बता दी, तो उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया एक नई स्टेट के बारे में, ठीक है, और उसको नाम दिया गया, क्योंकि ये बॉस सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रयास था, तो इसलिए उसको द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दे दिया गया। इन 2001 एरिक ए, कुछ साइंटिस्ट और शामिल है इसमें, एरिक ए, कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरेल एंड कार्ल ई, ये है कार्ल ई वियमान जिसका पूरा नाम है। ये सारे के सारे यूएसए के कुछ साइंटिस्ट थे। रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने तो प्रेडिक्ट किया था, बॉस ने और आइंस्टाइन ने तो प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करके उसको गेट किया, उसको उस स्टेट को प्राप्त कर लिया, तो इस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, 2001 के अंदर। द BEC बॉस आइंस्टाइन कंडीशन इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग। ये कैसे बनती है? अब स्टेट के बारे में अच्छे से जानकारी दे रखी है। ये बनती है जब अपन किसी भी गैस को कूल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब गैस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर। लेकिन एक ऐसी गैस जिसको कूल करने के बाद में बहुत ही लो डेंसिटी तक कूल करते हैं, फिर भी वो गैसियस स्टेट में ही रहती है, लिक्विड में चेंज नहीं होती है, ठीक है। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर।
टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर वो एयर की डेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तब आती है हमारे पास बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यू कैन लॉग ऑन टू, ये छोड़ो आप इसको रहने दो, ठीक है। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में देखा, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।